भागलपुर के कचहरी चौक पर महिला के साथ छेड़खानी कर रहे व्यवसायी को महिला ने थप्पड़ मार दिया। महिला का कहना था कि वो तिलका मांझी से टोटो पर चढ़ी, जिसमें यह व्यक्ति भी उसी टोटो पर सवार था और महिला के साथ छेड़खानी करने के साथ साथ उसे अश्लील इशारे कर रहा था। जिसके बाद व्यवसायी दूसरे टेम्पू से भागने लगा, जिसका पीछा करते हुए महिला व्यवसायी को कचहरी चौक के पास पकड़ी और जमकर नोकझोंक होने के बीच महिला ने व्यवसायी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान वहां पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी, लेकिन गुस्से में आग बबूला महिला ने थप्पड़ मारने में जरा भी देर न की और जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। महिला का कहना है कि उसके साथ छेड़खानी हो रही थी, जिसका उसने विरोध किया। वहीं व्यवसायी का कहना है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसने महिला से माफी भी मांगी। वहीं ट्रैफिक पुलिस महिला को केस करने के लिए रोकती रही, लेकिन महिला वहां से निकल गई। सॉरी, हम थोड़ा सा किया नहीं, हम उतरने के टाइम पे कैसे किया? कैसे किया? कैसे किया? पहले बताओ मेरे को। आइए ना, पीछा किए वहाँ से, ये उतरी, हम तो लेके आए, आप तो भागना मत। क्या करोगे तुम? क्या मामला क्या हो बताइए ना। पे चढ़ा, मैं तब से ये बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। उसके बाद हम पीछा किए, इसका यहाँ से भाग गया। इसका पीछा किया तो मारा, तो भागने की कोशिश किया, भागने का आप लोगों ने पकड़ा। और क्या गुस्सा कुमारी हमको हमारे साथ टच कर रहे हैं इंटेंशनली, लेकिन हमका इंटेंशनली नहीं है मैडम। उतर जाते हम तिलका मांझी में, तो वही उतर गई। फिर यहाँ आके पैसा वैसा भी 200 गिर गया मेरा। यहाँ आके वो अपना बदतमीजी करने लगी। अब मेरे साथ इंटेंशनली तिलका मांझी में किए थे, तो भागलपुर में हम हटना समझे अपना प्रतिष्ठित महिला से कभी नहीं। वो हमको क्या, भगवान से हम लोग अपना काम करने आते हैं कि। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या मामले का भागलपुर जिले से कनेक्शन होता दिखाई दे रहा है। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के माछीपुर के रहने वाले मोहम्मद मुनव्वर हुसैन असरफी से कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर एनआईए की टीम हैदराबाद में पूछताछ कर रही है। माछीपुर के रहने वाले उसके ससुर मोहम्मद इश्तियाक आलम ने बताया कि उसके दामाद से एनआईए ने पूछताछ की है और उसे छोड़ दिया है। उनका दामाद पिछले 15 सालों से हैदराबाद में रहता है और वहाँ इस्लामिक स्कॉलर है और फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से देश ही नहीं विदेशों के लोगों को भी इस्लाम की जानकारी देता है। परिजनों को उनके दामाद से हो रही पूछताछ के विषय में ज्यादा कुछ नहीं मालूम। वहीं इन लोगों का कहना है कि एनआईए ने उसे छोड़ दिया है और जल्द ही वो भागलपुर पहुंच जाएगा। खबर उसको मेरे ही मिली है कि उसके लिए मतलब रहा कि फ़ोन नंबर के जरिए वो जैसे फेसबुक चलाते हैं और दीन इस्लाम की बात, वो अपना सेंटर खोले हुए हैं। तो सेंटर खोले हुए हैं, तो सेंटर खोल करके पूरे हिंदुस्तान ने और विदेश वगैरह में भी मतलब उसका जांच पड़ता, मतलब रहा कि आदमी लोग है उससे फ़ोन कर करके बात करता है, दीन इस्लाम की बात, मसले मसाइल की बात। वो रात दिन उसका काम है दीन इस्लाम का बात का बताना, और इसी से जुड़ा हुआ है। मुनव्वर कितने साल से हैदराबाद में है? करीब 15 साल से। 15 साल से। ये कब आपको पता चला कि उनको पुलिस ने उठाया पूछताछ के लिए? कल करीब 3 बजे दिन में। किस मामले को लेकर उठाया था? मामला तो ये मेरे पूरा कंफर्म नहीं हुआ। वो मतलब रहा कि जो उससे पूछा गया, और वो जो अभी तक मेरे से बातचीत उससे नहीं हुई है। मतलब और वहाँ आदमी लोग जो रहता है तो वो बतलाई कि ऐसा ऐसा बात है, तो वो फिर वहाँ से उसको छोड़ दिया गया है। वो खुद घर आ रहे हैं। कब आएंगे वो आज करीब 5 बजे 6 बजे शाम तक वहाँ जाएंगे। आज जी, हवाई जहाज़ से वो आए हैं, आ रहे हैं, पटना उतर गए हैं, वहाँ से ट्रेन से आ रहे हैं। मुनव्वर कितने भाई हैं टोटल? 5 भाई। और हैदराबाद में कितने भाई रहते हैं? 2 भाई रहते हैं। बाकी 2 ठो बम्बई में रहते हैं। एक ठो मास्टर है यही ये हाई स्कूल, अगरपुर हाई स्कूल में। आप कौन हो? हम उसके ससुर हुए। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक आलम हुआ। अब मुनव्वर के पिता का नाम क्या है? मोहम्मद मंसूर आलम। और इनका जो है ये जो वहाँ चलाते हैं, जो सेंटर चलाते हैं जी, क्या ऑनलाइन भी शिक्षा देते हैं धर्म? हाँ, ऑनलाइन भी शिक्षा ऑनलाइन भी देते हैं जी। 15 साल से चला रहे हैं। हाँ। भागलपुर की बूढ़ानाथ स्थित महंत काली के पास रहने वाले धनंजय शर्मा के पुत्र मयंक ने देश भर का नाम रोशन किया है। दरअसल 17 वर्षीय मयंक का कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलता है, जिसके बूते उन्होंने गूगल द्वारा दिए गए टास्क को पूरा कर उसके वेबसाइट की कोडिंग की, जिसके लिए उन्हें गूगल ने पुरस्कृत भी किया है।
इतना ही नहीं, सॉफ्टवेयर बॉय मयंक ने कई मल्टीनेशनल कंपनी के वेबसाइट की कोडिंग की है। उन्होंने हाल में ही इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी के लिए कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत उनके सिक्योरिटी सिस्टम की कोडिंग भी की। इसके लिए उन्हें इन्फोसिस कंपनी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुरस्कार से नवाजा गया। बताया यह भी जाता है कि मयंक के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर और वेबसाइट कुछ अलग होते हैं, जिसमें कोडिंग दिखाई देती है, जबकि अधिकांश वेबसाइट में कोडिंग दिखाई नहीं देती। वहीं तेज तर्रार 17 वर्षीय युवक से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का काफी शौक रहा था और वह अपने बचपन के समय में मोबाइल वगैरह खोलकर खुद से उसे ठीक करने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ उसे कंप्यूटर से लगाव होने लगा। हालांकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मयंक के पिता उसे कंप्यूटर दिलाने में सक्षम नहीं थे। मयंक ने बताया कि उनके चाचा ने सभी भाई बहनों की परवरिश की थी, जिनके देहांत के बाद पढ़ाई लिखाई में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बता दें कि मयंक 3 भाई में सबसे बड़े हैं। वहीं चाचा के देहांत के पश्चात भी उन्होंने आस नहीं खोई और माता पिता के सहयोग से उन्होंने कलिंग विश्वविद्यालय से डिस्टेंस कोर्स लेकर BCA की पढ़ाई पूरी की और सॉफ्टवेयर की कोडिंग भागलपुर में ही रहकर सीखना शुरू किया। मयंक कहते हैं कि 6 महीने में उन्हें सॉफ्टवेयर संबंधित काफी जानकारियां हासिल हो गई और उन्हें खुद से वेबसाइट डिजाइन करना शुरू कर दिया। साथ ही कहा कि राज्य में रोजगार की स्थिति काफी लचर है, जिसको देखते हुए उसका सपना है कि वो अपने प्रदेश में ही रहकर अपनी मिट्टी के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाने का निर्णय लिया है, जिससे वो लोगों को सॉफ्टवेयर की कोडिंग और डेवलप करने के तरीके बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक तो इससे आने वाली पीढ़ी डिजिटल संसाधनों को और बेहतर तरीके से समझ सकेगी, इसके अलावा इन्हें रोजगार का भी अवसर मिल पाएगा। मयंक ने अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि आधुनिक उपकरण और संसाधन की कमी होने के कारण उसे समस्याओं का अब भी सामना करना पड़ रहा है और उसे सरकारी स्तर से किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। वहीं मयंक ने सरकार से स्कॉलरशिप की मांग की है। मेरा एक मिशन है कि मुफ्त में कोडिंग शिक्षा देना। जैसे कि रोजगार के जो ये अवसर हैं ये घटते जा रहे हैं, इसी को देखते हुए कि मैंने एक सोचा कि लोगों को मुफ्त में फ्री में कोडिंग एजुकेशन देना चाहिए, जिससे कि लोग पढ़ाई के साथ साथ अपना फ्रीलांसर पर काम करके जो अपना ये मैं बचपन से ही जो है हार्डवेयर में जो है मेरा था कि ये हार्डवेयर के अंदर क्या चीज़ रहता है क्या चीज़ नहीं रहता है, इसको मैं देखते रहता था। जैसे कि मोबाइल मैंने कभी खोल लिया तो कभी कंप्यूटर खोल लिया तो कभी कुछ खोल लिया, तो वही सब मैं देखते रहता था। देखा तो फिर उसके बाद जैसे मेरा हार्डवेयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद मेरे को लगा सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए, तो वही सॉफ्टवेयर मैंने स्टार्टिंग किया। ग्रेजुएशन मैंने BCA से किया, BCA से अभी कर रहा हूँ ग्रेजुएशन। उसी में मैंने कोडिंग का जो बेसिक है, मैंने मनाली में एक कोचिंग है जो सर पढ़ाते हैं कोडिंग के बारे में, बेसिक मैंने उन्हीं से सीखा और उसके बाद फिर मैं उसी पे एक्सपेरिमेंट करने लगा कि वेबसाइट कैसे बनता है और क्या उसमें होता है। कॉलेज में खाली वो थ्योरी लिखवा के चले जाते हैं। देखिए मैं जो है बिहार के अंदर रह के काम करना चाहता हूँ, बिहार सरकार के जो IT डिपार्टमेंट है उसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ और मेरा 2 ही एम है कि ये बिहार में रहकर काम करना और एक है कि मुफ्त में कोडिंग की शिक्षा देना। तो बगल में रहता कि हाँ भाई फ्रीलांसर पर काम करके या वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बना के हम कुछ आगे कर सकते हैं। और वही है कि अगर वो कोडिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो बिहार इंडिया में बहुत कंपनी आ गई है जो कि सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाती है, तो वो उनके अंदर भी रह के काम करके कर सकते हैं। कि मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैंने कुछ बगल में बच्चे थे जिनको मैंने पढ़ाया लिखाया, जो कि ये 1000-2000 रुपया करके देते थे, तो वही पैसा इकट्ठा करके मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। माता पिता का तो बहुत सहयोग रहा है, माता पिता ने मुझे जो है बचपन से पढ़ाया लिखाया है, उसके बाद फिर BCA करने में भी उन्होंने मदद किया मेरे, और फिर मैंने भी कुछ अपने से प्रयास किया। मोदी जी का जो अभी मिशन है डिजिटल इंडिया, तो उसमें जैसे कि आगे बढ़ते जा रहा है तो उसमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी आगे, जैसे हर काम जो है PM किसान सम्मान
कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है। पूरे सूबे में कोरोना के नए वेरिएंट का भी आगमन हो चुका है। ऐसे में अभी से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना इस कदर अपना पांव फिर से पसार रहा है, जिससे यह कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है इससे कई कार्य बाधित हो जाएं। भागलपुर और पटना में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में 147 दिन बाद कोरोना के 338 और पटना में 152 दिन बाद विभिन्न इलाकों में 182 नए मरीज मिले हैं। भागलपुर में 29 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। देश में नया वेरिएंट मिलने से इस संक्रमण का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि सरकार ने फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की है। देश में SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग के नए आंकड़ों से ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट का पता चला है। वहीं बढ़ते कोरोना को लेकर भागलपुर मायागंज के अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने कहा कि लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए और कोरोना को लेकर जितने भी गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। हालांकि इस बार कोरोना का असर बहुत ज्यादा असरकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोरोना को लेकर भागलपुर में 3 मौत हो चुकी है। हम लोग पहले भी झेल चुके हैं और पहला वेव और दूसरा वेव तो अति खतरनाक जो है साबित हुआ था। तीसरा हल्के में चला गया और चौथा वेव जो है वो भी हल्का ही है, लेकिन संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी आ रही है पॉजिटिव केसेज की। जैसा कि ज़िले में लगभग शुरुआत में 2-3 केस होते थे, एक हफ्ते के बाद वो 10-12 हुए, फिर 15-20 हुए, अब 30 केस के आसपास रोज़ कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। हालांकि वो उनमें से सीरियस शायद बहुत कम है, वो सभी अपने होम क्वारंटाइन पे 2-3-4 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। अस्पताल में अब तक पिछले 1 महीने में 26 मरीज भर्ती हुए हैं और वो मरीज जो भर्ती हुए हैं वो कोरोना कह के भर्ती नहीं हुए हैं। उसमें 16 मरीज तो ऐसे होंगे जो किसी न किसी ऑपरेशन के लिए भर्ती हुए और एक रूटीन टेस्टिंग के अंतर्गत जो है उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। क्योंकि यहाँ हम लोगों का नियम है कि जो भी केस एडमिट होगा तो उसका कोरोना टेस्ट होगा। इसी प्रकार से जो और भी कुछ सीरियस पेशेंट्स जो पुराने हार्ट के मरीज हैं या सेप्टिसीमिया है या रीनल डिजीज़ हैं, वो लोग जब भर्ती होते हैं तो उनके रूटीन टेस्ट में उनमें कुछ पॉजिटिव आया, तो ऐसे ही लोग को पॉजिटिव मिला है। अब तक जो है इसमें 3 मौत की खबर है हम लोगों के यहाँ से, लेकिन उसमें 2 मौतें तो ऐसी हैं कि जिनको पहले से 8-10 दिन से दूसरे सिस्टम की बीमारी का इलाज चल रहा था नर्सिंग होम में, और यहाँ आए तो यहाँ एक रूटीन टेस्टिंग में ये पॉजिटिव मिले और तो इसलिए उनकी जान गई। तो अब है कि ये जो हमारी टीम है गठित, वो डिसाइड करती है कि वो उसमें कोरोना का क्या इन्वॉल्वमेंट था या उसका प्राइमरी डिजीज कुछ और था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल पेशेंट हो सडनली उसको कोरोना हो गया, सर्दी खांसी या बुखार या कोई भी पेन एब्डोमेन किसी भी तरह के लक्षण से वो भर्ती हुए हों और सीरियस होते जा रहे हों और उनकी मृत्यु हो गई हो, ऐसा अब तक नहीं हुआ है। नौगछिया के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जहांगीरपुर वैसी गांव में लगातार कोसी कटाव तेज हो रही है। अब तक कटाव से 30 से 40 घर कोसी की नदी में समा चुके हैं। वहीं अब गांव के लोग पलायन कर रहे हैं और ऊंचे स्थानों पर सामान सहित परिवार के लोग निकल रहे हैं। लोगों को डर है कि अगर वो यहाँ पर रहते हैं तो कहीं कोई हादसा न हो जाए। इसको लेकर ग्रामीण पलायन कर रहे हैं। घर का जो बचा सामान है और मकान से तोड़े गए ईंट को भी साथ ले जा रहे हैं कि अगर सरकार कहीं जगह देगी तो फिर से नया आशियाना बनाया जाएगा। वहीं अभी तक जिले के कोई वरीय पदाधिकारी कटाव पीड़ितों का हाल लेने नहीं पहुंचे हैं। कई लोग पानी और सत्तू पीकर जीवन बसर कर रहे हैं। वहीं बच्चों को अगर कोई खाना देता है तो वो खाते हैं, नहीं तो माँ पानी पिलाकर और बच्चों को झूठा दिलासा दिलाकर चुप करा देती है। जा रहे हैं सालेपुर में। कहाँ रहिएगा? अपने घर में रखेंगे जब तक के लिए, क्या करेंगे? यहाँ कहाँ रहेगा, यहाँ कोई स्थान नहीं है। कोई जगह सरकार के तरफ कुछ नहीं मिल रहा है। कोई देखने आया? कोई नहीं। कोई अधिकारी? कोई भी नहीं आया है। ऐसे छोड़ दिया गया? ऐसे अभी तो ऐसा ही है। क्या वो ये कर दो वो कर दो, लेकिन जखनी हम राय बिनमा हो रहा था, बाल बच्चा सब सहित, हम मजदूर आदमी है, क्या करेंगे हम लोग?
पूर्णिया के कल्याण विभाग के बड़ा बाबू संजय यादव को 15,000 रुपये घूस लेते हुए निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसे आज भागलपुर की निगरानी कोर्ट में पेश किया गया। निगरानी की डीएसपी ने बताया कि बड़ा बाबू ने रुपेश नामक युवक से पेंशन की बकाया राशि दिलाने के नाम पर 28,000 रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता की बहन की रेप के बाद 23 जुलाई 2000 को हत्या कर दी गई थी। उसके एवज में कोर्ट के द्वारा 8 लाख रुपये मुआवजा के साथ साथ 5850 रुपये प्रति माह पेंशन देने का निर्देश दिया गया था। कुछ माह से पेंशन नहीं आ रहा था। इसी के एवज में कल्याण विभाग के बड़ा बाबू की द्वारा घूस मांगी गई थी, जिस क्रम में निगरानी की टीम ने बड़ा बाबू को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रुपेश कुमार निगरानी में 27 तारीख को शिकायत किए थे कि कल्याण विभाग ऑफिस जो है पूर्णिया के बड़ा बाबू संजय कुमार यादव हमसे 28,000 रुपया के डिमांड किया है। उसकी बहन का जो है 23/7/2000 को सरसी थाना में एक केस हुआ था। उसकी बहन का रेप करके हत्या कर दिया गया था। उसी में एक मुआवजा मिलना था इनको 8,25,000 रुपया। वो रुपया मिल गया इनको। अब पर मंथ जो है 5850 रुपया इसको पेंशन मिलना था। उसी में उसको पेंशन कुछ दिन बीच में नहीं मिला था। 56,000 रुपया बकाया था। उसमें बोला कि ठीक है आपको निकाल देंगे, इसके लिए आपको 18,000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन बाद में निगरानी में आवेदन सत्यापन कराया तो जो बातचीत के दरमियान 15,000 रुपया में फाइनल हुआ कि ठीक है 15,000 रुपया दीजिए, आपको हम सर उसी दिन रिलीज कर देंगे। वही रिश्वत लेते हुए हम लोग जाल बिछाए और उसी दिन रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ अपने कार्यालय कक्ष से। क्या नाम है इनका? इनका नाम है संजय कुमार उर्फ संजय कुमार यादव। कहाँ पे पकड़ा है? जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय, वहाँ जो है ना उनके चैम्बर जो है वो अपने कार्यालय में है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए भागलपुर शहरी क्षेत्र में 28 केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा में 13,250 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को लेकर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई थी। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की भी तैनाती की गई थी। परीक्षा के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते देखा गया। परीक्षा में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम सुब्रत कुमार सेन ने विशेष पहल करते हुए शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन करने के लिए आदेश जारी किया था। परीक्षा को लेकर 10 गश्ती दल और 5 उड़नदस्ता दल का गठन किया गया था। सभी केंद्राधीक्षकों को परीक्षा केंद्र में पर्याप्त रोशनी, पेयजल, सफाई, सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था की गई थी। प्रवेश पत्र और पहचान पत्र का सत्यापन करने के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी गई। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और महिला मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई थी। कई परीक्षार्थी परीक्षा भवन से निकलने के बाद खुश नजर आए तो कई परीक्षार्थी रीजनिंग विषय के चलते परेशान नजर आए। कई परीक्षार्थियों ने कहा कि मिला जुला कर प्रश्न पत्र ठीक ठाक थे। एग्जाम तो बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। अच्छा, ज़्यादा मैथ से पूछा गया था या फिर और सारा मिक्स था। बहुत अच्छा गया। बीएड का कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा ही गया। संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। कैसा एग्ज़ाम गया आपका? एग्जाम तो ठीक ठाक गया सर। कितने मार्क्स का था? 120 का मार्क्स। कौन कौन? अच्छा गया। क्वेश्चन भी सभी अच्छे थे, सभी टाइप के। तो क्या संतुष्ट है? नहीं, बहुत अच्छा। सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ मंदिर गंगा घाट पर एक मां बेटी को शाम में गंगा नदी में डूबता देख सुल्तानगंज सीओ शंभू शरण राय ने दोनों मां बेटी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर गंगा नदी में छलांग लगा दी। जिस समय यह घटना हुई उस समय श्रावणी मेले की तैयारी के लिए बीडीओ मनोज मुर्मू, सीओ शंभू शरण राय, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार घाट का निरीक्षण कर रहे थे। शोर होने पर सीओ ने अपने चालक बीसू कुमार को मोबाइल थमा दी और गंगा में छलांग लगा दी और मां बेटी को बचा लिया। 32 वर्षीय मां और 14 वर्षीय बेटी मासूमगंज की रहने वाली है। घटना की जानकारी पर महिला के मौसेरे भाई घाट पर पहुंचे। महिला ने बताया कि बेटी के साथ गंगा स्नान करने आई थी, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि मां बेटी आत्महत्या करने की मनसा से घाट पर आई थी, क्योंकि सीओ के बचाने से पहले एक युवक ने जब दोनों को नदी से निकालने की कोशिश की तो महिला ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। वहीं इस घटना के बारे में सीओ शंभू शरण राय ने बताया कि मैंने अपने घर के पास मुंगेर के बबुआ घाट पर बचपन में ही तैरना सीखा था। मां बेटी की जान बचाने पर मुझे आत्मसंतुष्टि मिली है। महिला जिस तरह से बात कर रही है उससे आशंका है कि दोनों आत्महत्या के ख्याल से ही गंगा घाट पर पहुंचे थे।
वो स्नान करने आई थी या फिर वो आत्मदाह करने के लिए आई थी? देखिए, हमको तो लगता है कि वो आत्महत्या के लिए आई थी, क्योंकि जब हम पानी में उसको अपने तरफ खींच रहे थे तो हाथ छोड़ा के वो भागना चाहती थी, तो फिर हम मैंने उसको डुबकी लगा के फेंके इधर। तो उसका वो एटीट्यूड बता रहा था कि वो मैंने डूबना चाह रहे। डूबना क्योंकि चाह जब रहे हम खींचना इधर चाहते थे तो हमसे हाथ छुड़ाना चाहते उधर भागने के। जिस तरह से सुल्तानगंज में सीओ साहब ने डूबती औरत को बचाया, एक अधिकारी होकर समाज के प्रति जो संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई है, यह समाज उनका शुक्रगुजार है और ऐसे लोगों से ही समाज बनता है, लोग प्रेरणा लेते हैं। जैसा कि जानते हैं, जीवन जागृति सोसाइटी लगातार दुर्घटना पर काम करती है और गंगा में डूबने से भी लगातार प्रयास कर रहा है और सैकड़ों जाने बचाया गया है। इस कड़ी में सीओ साहब एक अनमोल हीरा साबित होंगे और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। अभी हम लोग बैरिकेटिंग कर रहे हैं, जो पिलरलेस बिना खूंटे का है, उसको भी हम लोग को अभी आगे बढ़ाना है। अभी हम लोगों ने जस्ट परीक्षण किया है, तो हम लोग जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से भी एक आपदा फरिश्ता सम्मान समारोह हम लोग किए हैं, पटना में हम लोग कर चुके हैं। हम लोग आपदा फरिश्ता सम्मान समारोह सीओ साहब को भी हम लोग देना चाहेंगे, जल्द ही हम लोग इसका प्लानिंग करते हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने प्रोन्नत मध्य विद्यालय बिशनपुर जिच्छो का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को स्कूल में उपस्थिति को लेकर उनकी हाजिरी बुक देखी और एक एक शिक्षक की उपस्थिति जांच की गई कि वो स्कूल में है या नहीं। वहीं क्लासरूम जाकर जिलाधिकारी ने बच्चों से पढ़ाई और उनको मिलने वाले भोजन के बारे में जानकारी ली। इसके साथ साथ रसोई का भी निरीक्षण किया और बच्चों को दिए जाने वाले खाने में बनने वाले चावल को भी देखा। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना के बाद जिले के सभी स्कूलों और बाल विकास केंद्र का निरीक्षण उनके द्वारा और जिले के अधिकारियों के द्वारा हर बुधवार को किया जाता है। इसी क्रम में आज भी कई स्कूलों का निरीक्षण किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने स्कूल में बच्चों की कम संख्या को लेकर प्रिंसिपल से गांव में जाकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करने की बात कही। जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार के द्वारा दिए जा रही योजनाओं का लाभ स्कूलों और बाल विकास केंद्र इसका लाभ कितना मिल पा रहा है, इसकी भी जाँच की जा रही है। जहाँ कोई गड़बड़ी होगी उसे दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया जा रहा है। सभी प्रखंडों में जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के और प्रखंड विकास पदाधिकारी, एक एक पंचायत में जा करके वहाँ जो भी स्कीम्स चल रही हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। उसी क्रम में स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, इनको भी देखा जा रहा है, स्वास्थ्य उपकेंद्र, और जहाँ जो भी कमी पाई जाएगी उसमें आवश्यक सुधार जो है वो हम लोग लाएंगे। स्कूल जो है यहाँ बच्चे तो अच्छी खासी संख्या में नामांकित हैं, टीचर भी काफ़ी संख्या में है, उपस्थिति थोड़ी सी कम है, तो उस पर हम लोगों ने प्रधानाध्यापक को बताया है कि टीचर्स को गाँव में भेज करके जो कोरोना की अवधि में काफ़ी बच्चे जो स्कूल से बाहर रह गए, लगातार स्कूल नहीं आए, उन बच्चों को और उनके माता पिता को प्रेरित करें कि फिर से स्कूल खुल गया है, स्कूल में मिड डे मील की भी व्यवस्था है और जो सारा प्रोत्साहन का पोशाक की राशि वो सब भी मिलती है। तो ये हम लोगों का प्रयास जिले भर में चल रहा है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने अनुरोध किया है, प्रधानाध्यापक को बताया है टीचर्स को कि थोड़ा सा इसमें पर्सनल एफर्ट लगाइए और बच्चों को फिर से स्कूल में नामांकित करा करके, और नामांकित हैं तो वो स्कूल में लगातार आएँ, इसके लिए प्रयास करें। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा बकरीद पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि थाना एवं अनुमंडल स्तर पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया जा चुका है। विधि व्यवस्था संधारण के लिए चिन्हित स्थलों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इस हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया की सतत निगरानी की जा रही है। बैठक में उपस्थित शांति समिति के सदस्यों ने अपने सुझावों एवं विचारों से जिला प्रशासन को अवगत कराया है। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक सहित नगर आयुक्त सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा MSME विकास और सुविधा कार्यालय पाटलिपुत्र औद्योगिक प्रांगण पटना के द्वारा उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर की रेशम भवन में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र भागलपुर के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा के द्वारा किया गया। मौके पर भागलपुर शहर के उद्यमी और युवा काफी संख्या में मौजूद थे। MSME विकास एवं सुविधा कार्यालय पटना के सहायक निदेशक नवीन कुमार
ने कार्यक्रम में उपस्थित उद्यमियों एवं युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिसर में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर युवा अपना व्यापार आसानी से शुरू कर सकते हैं एवं भारत सरकार इस क्षेत्र में उद्यमियों की सहायता के लिए कई योजनाएं चला रही है। कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र भागलपुर के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा के अलावे सहायक निदेशक रविकांत ने भी उद्यमियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में दिनेश पासवान, उपाध्यक्ष विक्की, ईस्ट इंडिया उद्योग के विभिन्न प्रतिनिधि एवं काफी संख्या में उद्यमी उपस्थित थे। आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की जो MSME मंत्रालय है वो बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, जिससे कि हमारे जो युवा वर्ग हैं उनको सही मार्गदर्शन मिल सके और उनको रोजगार स्थापित करने में सहायता मिल सके। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें PMEGP योजना और मुद्रा योजना एक बहुत ही प्रमुख योजना है, जिससे क्रेडिट फैसिलिटी युवाओं को मिलती है। और इसके साथ साथ हमारे मंत्रालय के द्वारा ESDP योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत आज उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम EAP कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है भागलपुर में, जिसमें कि काफ़ी संख्या में युवा उद्यमी और बिजनेसमैन और उद्यमी भाग ले रहे हैं और उनको MSME की योजनाओं के बारे में, जिसमें कि खास करके चैंपियन कंट्रोल रूम MSME मंत्रालय की एक बहुत ही प्रतिष्ठित योजना है, जिसको हम लोग चैंपियन कंट्रोल रूम बोलते हैं। और चैंपियन कंट्रोल रूम हब और स्पोक मॉडल में काम कर रही है, जिसका कि हब MSME मंत्रालय दिल्ली में है और 68 कंट्रोल रूम पूरे देश में विभिन्न राज्यों में स्टेट चैंपियन कंट्रोल रूम के रूप में काम कर रहे हैं।